वेलकम बैक। तो ये वाले सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे जेके एसएसबी फील्ड असिस्टेंट के एमसीक्यू सेशन या फिर मॉक टेस्ट। बताइए आप। अगर हम अभी तक बात करें टिल नाउ, आज की डेट यानी कि 14 अगस्त, आज तक हमने ऑलमोस्ट 35% सिलेबस आपका कंप्लीट किया हुआ है। एंड जल्द ही आपका जो 100% सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। नाउ ऑलरेडी आपको पता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पोस्ट किस लेवल की है। आपको मेहनत भी अच्छी खासी करनी होगी। एंड इस एग्ज़ाम में ऑलरेडी जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं वो कम है। एंड हाई लेवल पे कैंडिडेट्स प्रेपरेशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि कहीं पे भी कोर्स नहीं चल रहा है विदाउट आर कोर्स। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं यू कैन इनरोल इन दी कोर्स नाउ। देयर फोर मैं कहूँगा कि कंपटीशन लेवल जो है इसमें एज़ कम्पेयर टू फॉरेस्टर वो काफ़ी कम है। हाई प्रोबेबिलिटी है इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट होने की। नाउ देयर फोर जिन्होंने भी कोर्स लिया है वो ढंग से मेहनत करें। आई एश्योर यू कि आपकी डेफिनेटली इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन होगी। नाउ देखिए यहाँ पे 50 क्वेश्चंस होंगे हमारे पास, जो हमने बेसिकली रॉ वाटर ट्रीटमेंट पढ़ा उसी के रिलेटेड। एंड आप कोशिश करिए कि अच्छा स्कोर लाने की। एंड अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हो, पहले अगर आपने रिवीजन नहीं किया है आप एक काम करें, आप वीडियो को यहीं पे छोड़े, पॉज करिए एंड आप वापस जाइए, पहले अपने नोट्स को रिवीजन करो, फिर यहाँ पे आओ, फिर आप देखो कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं। नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर कोगुलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड। कोगुलेशन हमने अच्छे से समझा, कोगुलेशन क्या होती है, फ्लोकुलेशन क्या होती है। कौन सा केमिकल हम बेसिकली यूज़ करते हैं। आपने अलम पढ़ा वहाँ पे, जिसको हम वाइडली यूज़ करते हैं। अलम अलम हमारे पास क्या होता है, अल्मीनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस इंटू वहाँ पे 18 टाइम्स H2O समझाया था मैंने, ये हमारे पास होता है अलम। देयरफॉर अल्मीनियम सल्फेट Al2SO4 का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर इज इक्वल टू। जो क्लोरीन डिमांड हमारे पास है यानी कि कितना क्लोरीन हमें चाहिए डिसइंफेक्शन के लिए या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, वो हमारे पास होता है सिंपली जो आपने देखा एक टाइप से करू जो आपने पढ़ा, एक साइड से हमारे पास होता है अप्लाइड क्लोरीन, दूसरे साइड से हमारे पास होता है रेजिडुअल क्लोरीन। देयरफॉर जो क्लोरीन डिमांड होता है इट इज़ बेसिकली अप्लाइड क्लोरीन माइनस रेजिडुअल क्लोरीन हमारे पास कितना है। अप्लाइड क्लोरीन माइनस रेजिडुअल क्लोरीन हमारे पास कितना है। रेजिडुअल क्लोरीन यानी कि जो आप अब क्लोरीन ऐड करोगे वो एज ए रेजिड्यू रहेगा या फिर वो एज ए फ्री क्लोरीन रहेगा, यानी कि वो वाटर के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेगा या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को वो ऑक्सीडाइज बिल्कुल भी नहीं करेगा, इन शॉर्ट। नेक्स्ट, क्लोरीन इज एडेड इन दी वाटर आफ्टर ऑल ट्रीटमेंट्स इज कॉल्ड। इनकी जितनी भी ट्रीटमेंट्स हमारे पास होती हैं लास्ट पे जब हम क्लोरीन को ऐड करते हैं उस टाइप ऑफ क्लोरीनेशन को हम क्या बोलते हैं, पोस्ट क्लोरीनेशन। एंड ज़्यादातर 90% केस में हम यही करते हैं, बाकी 10% केस में हम कभी कभार डिक्लोरीनेशन, प्रिक्लोरीनेशन या फिर डबल क्लोरीनेशन वगैरह करते हैं। इट इज़ पोस्ट क्लोरीनेशन जो हम लास्ट पे करते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको टाइप्स ऑफ क्लोरीनेशन में ये सब पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ लाइम सोडा मेथड। लाइम सोडा प्रोसेस मेथड हमारे पास, इसका मेन डिसएडवांटेज, इसमें आपने देखा पहले हम लाइम यूज़ करते हैं ताकि कार्बोनेट हार्डनेस जो है या फिर टेम्परेरी हार्डनेस जो है ये पानी से गायब हो जाए। फिर सोडा यूज़ करते हैं परमानेंट हार्डनेस या फिर नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को भगाने के लिए। अब इसमें हमने 2-3 डिसएडवांटेजेस देखे, बट जो मेन डिसएडवांटेज इसमें हमारे पास था, इसमें हमारे पास लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्लज प्रोड्यूस होता है। लार्ज स्लज वहाँ पे मैंने आपको बोला है, देयरफॉर अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेट इज फॉर्मड काजिंग अ डिस्पोजल प्रॉब्लम। उसको डिस्पोज करने में प्रॉब्लम आ जाती है। डिक्लोरिनेशन ऑफ वाटर इज डन बाय द यूज ऑफ, काफ़ी केमिकल्स के नाम आपको मैंने बताए। फॉर एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड, इसको ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में। या फिर देन एक्टिवेटेड कार्बन हमारे पास हो गया, एक्टिवेटेड कार्बन हमारे पास हो गया। या फिर हमारे पास Na2SO3 हो गया, सोडियम सल्फेट या फिर सोडियम बाईसल्फेट NaHSO3, दिस इज सोडियम बाईसल्फेट। या फिर हमारे पास सोडियम थायोसल्फेट हो गया Na2S2O3, दिस इज सोडियम थायोसल्फेट। सब चीज़ें दिखाई हैं वहाँ पे। तीनों हमारे पास यूज़ होते हैं, D1, 2 एंड 3 सभी हम यूज़ करते हैं डिक्लोरिनेशन के लिए, यानी कि अगर हमारा क्लोरीन डोज ज़्यादा हुआ, क्योंकि आपको पता है क्लोरीन क्या हमारे पास है, इट इज़ कार्किनोजेनिक इन नेचर। अगर डोज ज़्यादा हुआ उसके कारण, यानी कि अगर फ्रिक्वेंटली एक्सपोजर हो जाए लोगों को, उसमें कैंसर के ज़्यादा खतरे होते हैं, इसलिए डिक्लोरिनेशन प्रोसेस हमारे पास होता है। देन
द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द साल्ट फ्रॉम वाटर इज नोन एज, सिंपल सी प्रोसेस, अगर आप पानी से क्या कर रहे हो, साल्ट को बाहर निकाल रहे हो, साल्ट को भगा रहे हो, सो इसको हम बोलते हैं डिसैलिनेशन। डिसैलिनेशन हमारे पास सिंपल तरीके रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया, या फिर फ्रीजिंग हमारे पास हो गया, या फिर इवापोरेशन हमारे पास होगा, या फिर इलेक्ट्रोडायलिसिस, इन सभी चीज़ें आपको बताई हैं। इनसे हम बेसिकली क्या करते हैं, साल्ट को पानी से बाहर निकालते हैं, इसी को हम बोलते हैं डिसैलिनेशन। एज पर IS 10500 2012 बताया है ये क्या होता है। देन इसके अमेंडमेंट्स भी अभी तक आपको दिखाए, अभी तक टिल प्रेजेंट 2024 तक जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं वो भी आपको सिखाएं। द परमिसिबल लिमिट ऑफ फ्री रेजिडुअल क्लोरीन, बट हमेशा जहाँ पे भी मैंने आपको कोड बताया, कोड आएगा आपको दो चीज़ों का, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट का ध्यान रखना है। अपर लिमिट में हमेशा ये चीज़ होती है कि एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स, ये चीज़ें भी मैंने आपको सिखाई हैं कि प्रैक्टिकली ये चीज़ें कैसे होती हैं, कैसे हम एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स में हम किस वैल्यू को लेते हैं। सो बेसिकली जो रेजिडुअल क्लोरीन हमारे पास होता है इसका वैल्यू हमारे पास है 0.2 to 1 ppm। सो इन एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स अगर पूछ रहा है इट इज़ अपर लिमिट, देयरफॉर 1 ppm या फिर 1 mg पर लीटर हमारा यहाँ पे वैल्यू रहेगा एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ शेप्स इज इनकरेक्ट फॉर प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक। सो हमने देखा रेक्टेंगुलर टैंक हमारे पास हो सकती है, हमारे पास सर्कुलर टैंक हो सकती है, हमारे पास हॉफर बॉटम टैंक विथ वर्टिकल फ्लो। देखिए इस टाइप की टैंक, इसको हम बोलते हैं हॉफर बॉटम, दिस इज हॉफर बॉटम, ठीक। सो ये हमारे पास किसके लिए, वर्टिकल टैंक जो मैंने आपको बोली थी। सो हॉरिजॉन्टल में मैंने आपको बोला था रेक्टेंगुलर टैंक, रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर। वर्टिकल में हमारे पास होती है हॉफर बॉटम। कभी भी हमारे पास ट्रायंगुलर शेपड या फिर कोन शेपड सेडिमेंटेशन टैंक नहीं हो सकती है, ना तो ट्रायंगुलर ना तो कोन शेपड, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाई बैक्टीरियल रिमूवल बाय स्लो सैंड फिल्टर इज एक्म पॉलिशड बाय। सो हमने देखा था एक डर्टी स्किन या फिर सीमेंट जो हमारे पास प्रोड्यूस होता है, सो इसी को हम रिमूव करते हैं फिर अपर लेयर को। सो ये बेसिकली हमारे पास कहाँ पे होता है, स्लो सैंड फिल्टर्स में ये फिनोमेना या फिर ऑकर करती है, या फिर इस प्रोसेस को हम अंजाम वहाँ पे देते हैं, डर्टी स्किन का हम रिमूवल करते हैं वहाँ पे। समझ में आ रहा होगा अच्छे से। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर, एंड आप साथ में मेंशन करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे बने हैं। कंसिडर द फॉलोइंग ट्रीटमेंट प्रोसेस यूनिट्स इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, 2 बार पढ़िए, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। सो क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा, स्पेशली जब इस टाइप के क्वेश्चन आए। हमेशा आप क्या करो, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए आप लास्ट से आया करो। लास्ट मतलब लास्ट हमारे पास होता है डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्शन से पहले फिल्ट्रेशन, आप हमेशा लास्ट स्टेप से आया करो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखे। सो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस में है कोगुलेशन, डिसइंफेक्शन, सेडिमेंटेशन। अब सेडिमेंटेशन हमें पता नहीं है कि कौन सा सेडिमेंटेशन है, प्राइमरी सेडिमेंटेशन है या फिर सेकेंडरी सेडिमेंटेशन है, फिर फिल्ट्रेशन। सो प्राइमरी सेडिमेंटेशन या फिर सेकेंडरी सेडिमेंटेशन, क्योंकि हमें पता नहीं है, क्वेश्चन में प्रॉपरली गिवन नहीं है, इसने खाली सेडिमेंटेशन रखा है। सो हम ऑप्शंस को देख के देयरफॉर चलेंगे, क्योंकि अगर प्राइमरी सेडिमेंटेशन हुआ तब वो पहले आएगा, अगर सेकेंडरी सेडिमेंटेशन हुआ वो कोगुलेशन के बाद आएगा। देखिए ये है कोगुलेशन हमारे पास, कोगुलेशन से पहले हमारे पास प्राइमरी सेडिमेंटेशन होती है, कोगुलेशन के बाद सेकेंडरी सेडिमेंटेशन होती है। सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम चेक करेंगे, अगर इसने कोगुलेशन के बाद दिया होगा देयरफॉर इसने सेडिमेंटेशन को सेकेंडरी कंसीडर किया होगा, अगर पहला देन इसने यहाँ पे प्राइमरी सेडिमेंटेशन कंसीडर किया होगा। सो देयरफॉर ऑप्शंस पे आते हैं। देखिए अगर हम ऑप्शंस पे आए यहाँ पे, सो अगर आप देखोगे यहाँ पे 2 इसने दिया है, 2 इसने दिया है डिसइंफेक्शन। यार कभी भी हमारे पास पहला डिसइंफेक्शन नहीं हो सकता है, डिसइंफेक्शन हमारे पास नहीं हो सकता है। सो या तो बी हमारा ऑप्शन रहेगा या फिर डी, क्योंकि देखिए अब इसने कोगुलेशन दिया है, कोगुलेशन 1 में इसने किसको रखा है, कोगुलेशन। देयरफॉर अगर कोगुलेशन पहले आएगा, देयरफॉर जो इसने सेडिमेंटेशन ली है इट इज सेकेंडरी सेडिमेंटेशन। सो वी नो दैट, अब हमें पता है कि कोगुलेशन के बाद क्या होगा, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन, इसके बाद फिल्ट्रेशन, उसके बाद फिर हमारे पास डिसइंफेक्शन। सो ढूंढिए ऑप्शन को, कोगुलेशन को इसने 1 दिया है, सेडिमेंटेशन को इसने 3 दिया है, अच्छा फिल्ट्रेशन को इसने 4 दिया है, एंड डिसइंफेक्शन को इसने 2 दिया है। 1 3 4 2, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। समझ में आया होगा। एंड ये सब चीज़ें ऑलरेडी हमने पढ़ी है, पहले स्क्रीनिंग हमारे पास होती है, फिर
प्राइमरी सेडिमेंटेशन, फिर कोगुलेशन फ्लोकुलेशन, फिर सेकेंडरी सेडिमेंटेशन, फिर फिल्ट्रेशन, फिर डिसइंफेक्शन। सो स्क्रीनिंग के रिलेटेड यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे हम प्री ट्रीटमेंट भी करते हैं, एरिएशन हो गया या फिर अलगल रिमूवल, माइक्रो स्ट्रेनर, वो सब हमने आपको बताया, या फिर यहाँ पे भी हम एरिएशन कर सकते हैं। बट ज़्यादातर हम कहाँ पे एरिएशन करते हैं, ज़्यादातर हम यहीं पे एरिएशन स्टार्टिंग में ही करते हैं, या फिर प्री ट्रीटमेंट जो चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे सिखाई है, अलगल रिमूवल या फिर माइक्रो स्ट्रेनर हो गए या फिर वाटर स्टोरेज, सब चीज़ें हम यहाँ पे करते हैं। सो इतना आपको पता है। सो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट अगेन देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन, फॉलोइंग प्रोसेस यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट आर, रैपिड मिक्सिंग आपको दिया गया है, फ्लोकुलेशन आपको दिया गया है, प्राइमरी सेडिमेंटेशन आपको दिया गया है, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन आपको दिया है, क्लोरिनेशन, रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन। अब आपको पता है कि पहले देयरफॉर प्राइमरी सेडिमेंटेशन आएगा, प्राइमरी सेडिमेंटेशन आएगा। नाउ जो हमारे पास कोगुलेशन फ्लोकुलेशन सेडिमेंटेशन है, इसमें बेसिकली क्या हो रहा था, अलग से जब हमने पढ़ा कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन, इसमें हमने अलग से देखा क्या, इसमें हमने बेसिकली अलग से देखा कि हमारे पास बेसिकली पहले क्या होगा। अगर आप देखोगे यहाँ पे बेसिकली हमारे पास इसमें पहले हम क्या करते हैं, कोगुलेशन करते हैं। अगर आपको याद होगा कोगुलेशन के बाद हम क्या करते हैं, रैपिड मिक्सिंग करते हैं। फिर रैपिड मिक्सिंग के बाद हम फ्लोकुलेशन करते हैं। फ्लोकुलेशन मतलब स्लो मिक्सिंग, फ्लोकुलेशन मतलब स्लो मिक्सिंग। स्लो मिक्सिंग के बाद हम करते हैं सेकेंडरी सेडिमेंटेशन। सो इसने क्या दिया है, रैपिड मिक्सिंग, स्लो मिक्सिंग इसने नहीं दिया है, एंड फ्लोकुलेशन, कोगुलेशन इसने नहीं दिया है। देयरफॉर रैपिड मिक्सिंग दिया है, हाँ पहले रैपिड मिक्सिंग आएगा क्योंकि इससे पहले क्या होगी हमारे पास प्राइमरी सेडिमेंटेशन। देयरफॉर प्राइमरी सेडिमेंटेशन के बाद क्या होगी, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारे पास होती है कोगुलेशन, बट कोगुलेशन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। देयरफॉर उसके बाद हमारे पास क्या होगी, रैपिड मिक्सिंग। रैपिड मिक्सिंग के बाद होगी हमारे पास फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के बाद हमारे पास होगी सेकेंडरी सेडिमेंटेशन। ढंग से क्वेश्चन को देखिएगा। अच्छा, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन के बाद हमारे पास होगा रैपिड सैंड फिल्टर, एंड रैपिड सैंड फिल्टर के बाद हमारे पास होगी क्लोरिनेशन या फिर डिसइंफेक्शन। सो ढूंढिए ऑप्शन हमारे पास, सो डायरेक्ट आप ऑप्शन को ढूंढिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास करेक्ट रहेगा। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे दिस वन, ऑप्शन ए पे जाइए, कोगुलेशन यहाँ से आते हैं, प्राइमरी सेडिमेंटेशन, फिर रैपिड मिक्सिंग, फिर फ्लोकुलेशन, फिर सेकेंडरी सेडिमेंटेशन, फिर रैपिड सैंड फिल्टर, फिर यहाँ पे क्लोरिनेशन या फिर डिसइंफेक्शन। सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट रहेगा। समझ में आया होगा। फॉर अ गिवन डिस्चार्ज द एफिशिएंसी ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक कैन बी इंक्रीज्ड बाय, एफिशिएंसी के लिए आपने फॉर्मूला देखा, एफिशिएंसी नीटा, एफिशिएंसी आपने देखा VT अपॉन V0, दिस इज टर्मिनल वेलोसिटी, दिस इज सरफेस ओवरफ्लो रेट। ये हमारे पास सेटलिंग वेलोसिटी या फिर टर्मिनल वेलोसिटी बोलिए, सेटलिंग वेलोसिटी अपॉन सरफेस ओवरफ्लो रेट इंटू 100, VT अपॉन V0 इंटू 100। नाउ VT हमारे पास किसके बराबर है, VT हमारे पास है G-1 GD² अपॉन 18 न्यू। न्यू क्या है यहाँ पे, न्यू इज यहाँ पे काइनेमेटिक विस्कोसिटी, एंड यू मस्ट बी नोइंग, वहाँ पे मैंने आपको बोला है न्यू हमारे पास होता है बेसिकली म्यू अपॉन रो। म्यू क्या है, डायनामिक विस्कोसिटी, दिस इज डायनामिक विस्कोसिटी। न्यू क्या है, दिस इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी। नाउ अपॉन सरफेस ओवरफ्लो रेट, सरफेस ओवरफ्लो रेट किसके बराबर हमारे पास है, देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ नीटा हमारे पास है VT अपॉन V0, VT का इतना वैल्यू हमारे पास होता है डिवाइड बाई V0। V0 मतलब सरफेस ओवरफ्लो रेट किसके बराबर, डिस्चार्ज अपॉन सरफेस एरिया Q/BL इंटू 100। सो अगर आप यहाँ से देखोगे इक्वेशन को, अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, नीटा हमारे पास निकलेगा, एफिशिएंसी निकलेगी G-1 GD² अपॉन में यहाँ पे 18 न्यू। अच्छा, BL ऊपर जाएगा, Q नीचे रहेगा। सो आपको क्लियरली दिख रहा होगा जो एफिशिएंसी हमारे पास है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्टिकल साइज। इसको हम D हमारे पास क्या होता है, पार्टिकल साइज, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BL सरफेस एरिया, यहाँ पे सरफेस एरिया। अच्छा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q/BL, VT इज इनवर्सली, एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V0, देयरफॉर एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस ओवरफ्लो रेट। यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लो वेलोसिटी। अच्छा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू भी आप बोल सकते हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू भी आप बोल सकते हो।
सो देखिए ये हमने एफिशिएंसी के अलग अलग रिलेशन निकाले। एफिशिएंसी कब ज़्यादा होगी, अगर पार्टिकल साइज बड़ा होगा या फिर सरफेस एरिया टैंक का बड़ा होगा। सो इनमें से हम देखेंगे फॉर ए गिवन डिस्चार्ज, अगर डिस्चार्ज को कांस्टेंट रखें, द एफिशिएंसी ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग डेप्थ। नो, हमेशा मैंने आपको बोला है डेप्थ पे इंडिपेंडेंट होती है एफिशिएंसी, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डेप्थ। डेप्थ हमारी यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होती है एफिशिएंसी में। इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ टैंक, बिल्कुल इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द टैंक इज द करेक्ट ऑप्शन हमारे पास। जितना हम सरफेस एरिया टैंक का बढ़ाएंगे उतनी एफिशिएंसी बढ़ेगी। देखिए एफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्टिकल साइज या फिर सरफेस एरिया। इक्वेशन से भी आप देख सकते हो, क्योंकि डी जो है इट इज़ पार्टिकल साइज डाया। सो समझ में आया होगा, अगर आपको एफिशिएंसी बढ़ानी है आपको सरफेस एरिया टैंक का बढ़ाना होगा। नेक्स्ट, इन अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डिजॉल्व्ड आयरन एंड मैग्नीज कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम वाटर। नाउ जो आयरन हमारे पास होता है, जनरली आयरन हमारे पास Fe2 पॉजिटिव की फॉर्म में होता है या फिर मैग्नीज हमारे पास Mn2 पॉजिटिव की फॉर्म में होता है। जब हम इनको ऑक्सीडाइज करते हैं सो ये बन जाता है हमारा बेसिकली, अगर मैं यहाँ पे Fe2 पॉजिटिव की बात करूँ यानी कि आयरन की बात करूँ, दिस बिकम्स Fe3 पॉजिटिव, एंड जो मैग्नीज हमारा होता है दिस बिकम्स Mn4 पॉजिटिव। इसके बाद इनका बेसिकली यहाँ पे प्रिसिपिटेट बनता है, यानी कि ऑक्सीडेशन के बाद इनका यहाँ पे प्रिसिपिटेट बनता है, यानी कि एरिएशन पहले हम करेंगे, प्रिसिपिटेट को हम कैसे रिमूव करेंगे, सेडिमेंटेशन से। एरिएशन फॉलोड बाय सेडिमेंटेशन, क्योंकि एरिएशन तो आपको करनी ही करनी है डिजॉल्व्ड गैसेस के लिए, इतना आपको पता ही है। फिर डिजॉल्व्ड जो हमारे पास डिजॉल्व्ड मिनरल हैं इनके लिए एरिएशन आपको करनी ही करनी है। साथ में अगर आयरन एंड मैग्नीज है आप यहाँ पे सेडिमेंटेशन भी करोगे। नेक्स्ट, पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पढ़िए स्टेटमेंट को। पहली स्टेटमेंट, इन रैपिड सैंड फिल्टर नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड बिफोर वी फैड द वाटर इन टू दी रेस्पेक्टिव फिल्टर। सो बाकी स्टेटमेंट आपको पढ़ने की नीड भी नहीं है, क्योंकि अगर हमारे पास ये है रैपिड सैंड फिल्टर, आपको पता है कि रैपिड सैंड फिल्टर में पानी कहाँ से आता है, कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन, सेडिमेंटेशन से। सो पहले हम प्री ट्रीटमेंट करते हैं। सो ये बोल रहा है इन रैपिड सैंड फिल्टर नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड बिफोर वी फैड, नहीं हमें प्री ट्रीटमेंट करनी है। सो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये यहाँ पे है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बाकी अगर आप पढ़ोगे, देखिए इन स्लो सैंड फिल्टर लॉस ऑफ हेड इज लेस एज कम्पेयर टू रैपिड सैंड फिल्टर। बिल्कुल हेड लॉस कम होता है स्लो सैंड फिल्टर में। स्लो सैंड फिल्टर इज लेस एफिशिएंट, बिल्कुल, इन रिमूविंग कलर, बिल्कुल। नो पोस्ट डिसइंफेक्शन इज रिक्वायर्ड इन स्लो सैंड फिल्टर, क्योंकि स्लो सैंड फिल्टर में हमें, मैंने आपको बोला है फिल्ट्रेशन डिसइंफेक्शन या फिर क्लोरिनेशन की हमें नीड नहीं होती है, क्योंकि स्लो सैंड फिल्टर इट सेल्फ रिमूव्स 98 to 99% बैक्टीरिया। सो बाकी बी सी डी हमारे पास करेक्ट है, ए ऑप्शन हमारे पास इनकरेक्ट है। ऑर्थोलिडीन टेस्ट इज कंडक्टेड इन वाटर ट्रीटमेंट टू कैलकुलेट, बताइए ऑर्थोलिडीन किसके लिए, अमाउंट ऑफ रेजिडुअल क्लोरीन के लिए। बिल्कुल अमाउंट ऑफ रेजिडुअल क्लोरीन हमारे पास होता है, इसके लिए हमारे पास ऑर्थोलिडीन टेस्ट होता है। साथ ही में ऑर्थोलिडीन हो गया, या फिर हमारे पास क्लोरोटेक्स टेस्ट हो गया, या फिर सिटारिच आयोडाइड टेस्ट हमारे पास हो गया, या फिर DPD टेस्ट हो गया। ये 4 टेस्ट हमारे पास हैं रेजिडुअल क्लोरीन के लिए। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग प्रोसेस इन दी इन ऑर्डर ऑफ दियर ट्रीटमेंट गिवन टू दी वाटर। फिल्ट्रेशन, क्लोरिनेशन, स्क्रीनिंग। सो पहले आएगा स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग यानी कि 3 आएगा पहले। सेडिमेंटेशन, एरिएशन। अब सेडिमेंटेशन अभी हमें पता नहीं है कि कौन सा सेडिमेंटेशन इसने लिया है। सो यहाँ पे हमेशा ध्यान देना, प्राइमरी सेडिमेंटेशन या सेकेंडरी, ऑप्शंस के हिसाब से जाना। इन क्वेश्चंस में हमेशा ऑप्शंस के हिसाब से जाना। 3 तो कंफर्म हो गया, 3 पहले आएगा। इसके बाद इसने एरिएशन भी बोला है। सो यहाँ पे एरिएशन हम भी करते हैं। सो एरिएशन को हम क्लोरिनेशन से पहले भी कर सकते हैं, बट बेटर इज, जो मैंने आपको प्री ट्रीटमेंट बोली है पहले, स्क्रीनिंग के बाद ही आप क्या करो, स्क्रीनिंग के बाद ही आप एरिएशन करो। स्क्रीनिंग के बाद ही बेसिकली आप क्या करो, स्क्रीनिंग के बाद ही आप एरिएशन करो। सो 3, 5। सो देखिए ऑप्शन इसको, देखिए ए तो खत्म हो गया, 3, 4 इसमें बन रहा है, 4 इज सेडिमेंटेशन। अच्छा 1, 3 बन रहा है, ये बन रहा है। सो देखिए आप हमेशा ऑप्शन के थ्रू होकर जाइए इस टाइप के क्वेश्चंस में, जब भी आपको सीक्वेंस दी जाएगी अलग अलग ट्रीटमेंट यूनिट्स की। सो 3, 5, 4 हमारे पास सेडिमेंटेशन। सो सेडिमेंटेशन होगी, इसके बाद 1 मतलब फिल्ट्रेशन होगी, 2 होगी लास्ट में, दैट इज क्लोरिनेशन। समझ में आया होगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिल्टर शुड बी रिकमेंडेड फॉर प्रोटेक्टेड रूरल
वाटर सप्लाई। सो रूरल एरियाज़ में हमें कौन सा फ़िल्टर यूज़ करना चाहिए, प्रेशर फ़िल्टर, स्लो सैंड फ़िल्टर। सो स्लो सैंड फ़िल्टर देखा हमने, इसको हम खाली रूरल एरियाज़ में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इट सेल्फ रिमूव्स 98 to 99% बैक्टीरिया। नेक्स्ट, द डिटेंशन पीरियड फॉर प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक। प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक की अगर हम बात करें, प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक जो डिटेंशन टाइम हमारे पास होता है, डेटा आप क्या करिए, जितना भी डेटा आपको मैंने बताया है आप अलग से 2-3 पेजेस लीजिए। ऐसे आपने पेज लिया, जैसे हम आप ये मानो कि जैसे चीटिंग पेज बनाते हैं ना, या फिर नकल करने के लिए पेज बनाते हैं, उसमें आप सारा डेटा लिखो। डेटा पहले आईएस कोड वाला डेटा, फिर सेडिमेंटेशन में जो डेटा मैंने बोला है, या फिर पीएच वाला डेटा जो फॉर एग्जांपल कोगुलेशन में मैंने बोला, जितना भी डेटा है इसको आप अलग पेजेस पे लिखो एंड इसको बार बार रट्टा मारो। सुबह शाम 10-10 मिनट, सुबह 10 मिनट, शाम को 10 मिनट, इसको रट्टा मारो। जितना भी डेटा बनेगा आपका, इसको नोटिस से बाहर निकालो अलग, शॉर्ट नोटिस पे या फिर फ्लैश कार्ड्स जिनको हम बोलते हैं, फ्लैश कार्ड्स पे इसको रखो, तब आपको डेटा पूरा याद हो जाएगा। आई एश्योर यू, क्योंकि इंजीनियरिंग में हमारे पास 15-20 सब्जेक्ट्स होते हैं, ये तो आपको एक सब्जेक्ट एंड इसमें भी आधा सिलेबस रखा गया है। आप देखोगे कितना डेटा बनेगा। सो जब 15-20 सब्जेक्ट्स होते हैं, ऑलमोस्ट आप ये मानिए कि मेरे पास फुल पेजेस की अगर मैं बात करूं, एक तो हो गए मेन नोट्स, फिर उसके बाद शॉर्ट नोट्स, फिर फ्लैश कार्ड्स, 100+ फ्लैश कार्ड्स होंगे, जिनमें ऑलमोस्ट आप ये मानिए 10 to 20,000 फार्मूलाज। इस फार्मूलाज की तो बात ही नहीं है, 10 to 20,000 खाली डेटा ही होगा। अब वो कैसे याद रहता है, वो ऐसे ही याद रहेगा जब आप फ्लैश कार्ड्स बनाओगे। सो आई रिकमेंड यू हाईली कि आप फ्लैश कार्ड्स बनाओ, आपका अच्छा स्कोर बनेगा फिर, क्योंकि ये चीज़ें आपको फिर टिप ऑफ द टंग याद रहेगी, आपका टाइम भी बचेगा, एग्जाम में आप गलती नहीं करोगे। डिटेंशन टाइम फॉर पीएचडी कितना होता है, 4 to 8 आवर। सो वहाँ पे मैंने आपको बोला था प्लेन, अगर हम प्लेन सेडिमेंटेशन कर रहे हैं, सो उसके लिए 4 to 8 आवर हमारे पास डिटेंशन टाइम। अगर हम कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन कर रहे हैं, उसके लिए हमारे पास 2 to 4 आवर। अगर वो ऑप्शन होता है सो, या फिर अगर वो रहता है सो 2 to 4 आवर। सो इट इज़ प्लेन सेडिमेंटेशन की बात हो रही है, 4 to 8 आवर। द यील्ड ऑफ रैपिड ग्रेविटी फिल्टर एज कम्पेयर टू स्लो सैंड फिल्टर, ये तो सबको पता है, 30x, वहाँ पे मैंने आपको बोला है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर रिमूवल ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स इन डिजाइन ऑफ कंटिन्यूस फ्लो रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक। डेप्थ ऑफ टैंक नहीं यार, लेंथ ऑफ टैंक नहीं यार, टेम्परेचर नहीं, सरफेस ओवरफ्लो रेट। सरफेस ओवरफ्लो रेट हमारे पास होता है Q/BL, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। जितना BL ज़्यादा होगा उतना हमारे पास एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, जो पार्टिकल रिमूवल होगा वो ज़्यादा होगा। सो सरफेस ओवरफ्लो रेट इज इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन चारों में से अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस वायर बाय chemicals are added to waste water resulting in a reduction of the forces, चाहे वेस्ट वाटर हो या फिर ड्रिंकिंग वाटर हो, tending to keep suspended particles apart, it is basically coagulation, flocculation, sedimentation जब हम करते हैं, बट इस फिनोमेना को हम स्पेशली coagulation, flocculation को हम कंबाइनली coagulation के नाम से ही जानते हैं, ये भी मैंने आपको बोला है। सो अगर आपके पास दोनों ऑप्शन हो, coagulation, flocculation, आप हमेशा coagulation की तरफ जाना। नेक्स्ट, एज पर IS इतना विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस द सेडिमेंटेशन प्रोसेस इन ए सेडिमेंटेशन टैंक। सो सेडिमेंटेशन प्रोसेस में मतलब फॉर एग्जांपल ये हमारा इनलेट है, यहाँ पे दिस इज आवर आउटलेट एंड ये हमारे पास सेडिमेंटेशन टैंक है। सेडिमेंटेशन प्रोसेस में मतलब आपको पार्टिकल्स को सेटल कराना है। ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस, यानी कि इन पार्टिकल्स को सेटल कराने में कौन सा यहाँ पे जो आपका ऑप्शन दिया गया है ये इन्फ्लुएंस नहीं करेगा या फिर इफेक्ट नहीं करेगा। देखिए, इनलेट एंड आउटलेट अरेंजमेंट बिल्कुल इफेक्ट करेगा, डिपेंड करेगा आपने कैसा इनलेट दिया है, कैसा आउटलेट। सरफेस ओवरफ्लो रेट, ये तो ऑब्वियसली सरफेस ओवरफ्लो रेट तो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। पीएच वैल्यू नहीं, साइज, शेप एंड वेट ऑफ पार्टिकल, बिल्कुल पार्टिकल कितना होगा, पार्टिकल साइज कितना होगा, ये तो करेगा। सो पीएच का कोई भी लेना देना सेडिमेंटेशन में नहीं है, क्योंकि पीएच इज केमिकल प्रॉपर्टी एंड आपको पता है सेडिमेंटेशन में हम फिजिकल फोर्सेस का यूज़ कर रहे हैं। सो पीएच का कोई भी लेना देना सेडिमेंटेशन में नहीं है। अच्छा, अभी एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, दिस इज नंबर 22। नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज नॉट नेसेसरी फॉर द डिजाइन ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक।
विच आर द फॉलोइंग पैरामीटर इज नॉट नेसेसरी, कौन सा यहाँ पे नेसेसरी नहीं होता है सेडिमेंटेशन टैंक के लिए। वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी ट्रीटेड, बिल्कुल वॉल्यूम इंपॉर्टेंट हमारे पास होता है, क्योंकि इसी से हम डिटेंशन टाइम या फिर डिटेंशन पीरियड निकालते हैं। जो हम टी निकालेंगे बेसिकली, डिटेंशन टाइम वो हम बेसिकली वॉल्यूम की हेल्प से निकालेंगे। डिटेंशन टाइम हमारे पास होता है जो ऑलरेडी आपको लिखा है, डिटेंशन पीरियड या फिर डिटेंशन टाइम कितना होना चाहिए। प्लेन सेडिमेंटेशन अभी जो क्वेश्चन था 4 to 8 आवर या फिर 2 to 4 आवर। सो डिटेंशन टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। वो कहाँ से निकलेगा, जब आपको वॉल्यूम पता होगा। देयरफॉर वॉल्यूम इज इंपॉर्टेंट डिजाइन पैरामीटर। सरफेस एरिया ऑफ टैंक अगेन इंपॉर्टेंट, क्योंकि सरफेस ओवरफ्लो रेट आप सरफेस एरिया से निकालोगे। क्यू बाई बी एल, बी एल हमारे पास है सरफेस एरिया, बी इंटू एल विड्थ इंटू लेंथ, ये हमारे पास सरफेस एरिया अगेन इंपॉर्टेंट। डेप्थ ऑफ टैंक नहीं भाई साहब, मैंने आपको बोला है वहीं पे इंपॉर्टेंट नोट करा के लिखाया है सेडिमेंटेशन के ऊपर की सेडिमेंटेशन में डेप्थ का कोई भी रोल नहीं होता है, डेप्थ का कोई भी रोल नहीं होता है। वहाँ पे मैंने आपको लिखाया है पार्टिकल रिमूवल इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेप्थ। लास्ट डिटेंशन पीरियड, बिल्कुल डिटेंशन टाइम तो अहम है। डिटेंशन टाइम, सरफेस ओवरफ्लो रेट, यहाँ पे वॉल्यूम, दिस इज वॉल्यूम, वी यहाँ पे वेलोसिटी नहीं वॉल्यूम, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गया नंबर 23। सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट रहेगा। नंबर 24 मोस्टली यूज्ड कोएगुलेंट या फिर मोस्ट वाइडली यूज्ड कोएगुलेंट हमारे पास अलम होता है। क्लीनिंग इज डन बाय, देखिए क्लीनिंग इज डन बाय स्क्रैपिंग एंड रिमूवल ऑफ टॉप लेयर। इस टाइप के क्वेश्चन आप ज़्यादा एक्सपेक्ट करिएगा अपने एग्जाम में, इस टाइप के मल्टी ऑप्शन आप ज़्यादा एक्सपेक्ट करिएगा, स्पेशली इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में मल्टी ऑप्शन ज़्यादा बनते हैं। क्लीनिंग इज डन बाय स्क्रैपिंग एंड रिमूवल ऑफ टॉप लेयर इन स्लो सैंड फिल्टर। स्लो सैंड फिल्टर में बिल्कुल हम क्या कर रहे थे, स्क्रैपिंग ऑफ टॉप लेयर कर रहे थे। समझाया है आपको कैसे चीज़ें होती हैं। बैक वॉशिंग इन स्लो सैंड फिल्टर नहीं, स्लो सैंड फिल्टर में बैक वॉशिंग कहाँ। स्क्रैपिंग एंड रिमूवल इन रैपिड सैंड फिल्टर नहीं, बैक वॉशिंग इन रैपिड सैंड फिल्टर, बिल्कुल रैपिड सैंड फिल्टर में हम क्या कर रहे थे, बैक वॉशिंग कर रहे थे। सो 1 and 4 ढूंढिए, 1 and 4 ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। समझ में आया होगा, समझ में यहाँ पे आया होगा। नेक्स्ट 26, ये था 25, दिस इज 26। एफिशिएंसी ऑफ रिमूविंग बैक्टीरिया, एफिशिएंसी ऑफ रिमूविंग बैक्टीरिया फ्रॉम रॉ वाटर बाय स्लो सैंड फिल्टर। बताइए स्लो सैंड फिल्टर में बैक्टीरिया रिमूवल एफिशिएंसी कितनी होती है। इट इज़ 98 to 99%। जो रैपिड सैंड फिल्टर होता है उसमें कम होती है, इट इज़ ऑलमोस्ट 85 to 90, बट उसमें कॉलरा रिमूवल बैक्टीरिया की एफिशिएंसी 100% होती है। सो 98 to 99% यहाँ पे स्लो सैंड फिल्टर में। नेक्स्ट, ईयर बाइंडिंग फिनोमिना इन रैपिड सैंड फिल्टर ऑकर्स ड्यू टू, हमने देखा था ईयर बाइंडिंग मेन जो रीज़न होता है इसका, जो नेगेटिव हेड डेवलप होता है या फिर नेगेटिव प्रेशर डेवलप होता है बॉटम में। सो एक्सेस नेगेटिव हेड। अच्छा, और भी रीजन्स हमारे पास होते हैं, जैसे हमारे पास बैक वॉशिंग के कारण भी ईयर बाइंडिंग हो सकती है, या फिर अलगे ग्रोथ के कारण भी हमारे पास ईयर बाइंडिंग हो सकती है। अगर आपको याद होगा सब चीज़ें आपको बताई हैं, या फिर अगर टेम्परेचर बढ़े उसके कारण भी हमारे पास क्या हो सकती है, ईयर बाइंडिंग। सो बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर या फिर फैक्टर जो ज़्यादा करता है ईयर बाइंडिंग को हेल्प करता है, दैट इज एक्सेसिव नेगेटिव हेड एट बॉटम लेयर। 27 हो गया। नाउ 28, द ट्रीटमेंट मेथड टू रिमूव फ्लोटिंग इम्प्यूरिटीज इन वाटर इज, या फिर द इम्प्यूरिटीज इन वाटर सच एज फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स लार्ज एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स आर रिमूव्ड बाय स्क्रीनिंग। अगर आपको याद होगा स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बोला है फ्लोटिंग मटेरियल, लार्ज फ्लोटिंग मटेरियल को हम रिमूव करेंगे। नेक्स्ट, द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर विद ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीच अगर हम यूज़ करेंगे, कौन सी क्लोरिनेशन, हाइपोक्लोरिनेशन। प्री आपको पता ही है, अगर हम पहले सेडिमेंटेशन से पहले, प्राइमरी सेडिमेंटेशन से पहले ही क्लोरिनेशन करेंगे, दैट इज प्री क्लोरिनेशन। डिक्लोरिनेशन अगर डोज ज़्यादा हुआ, सुपर क्लोरिनेशन। अगर आपको लगा कि एपिडेमिक फैला हुआ है स्पेशली किसके कारण, बैक्टीरिया के कारण, तब आप सुपर क्लोरिनेशन करोगे। हाइपो इज रिलेटेड टू ब्लीचिंग पाउडर। नंबर 30, when considerably excess quantity of chlorine is added than that required for bacterial purification, it is called, yet the process in which chlorination is done beyond break point। so जब आप excess chlorination करते हो उसको हम बोलते हैं सुपर क्लोरिनेशन, या फिर ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन के बाद भी अगर हम क्लोरिनेशन करेंगे उसको हम बोलते हैं सुपर क्लोरिनेशन। बताइए डोज कितना होता है, 5 to 15 mg/L। कब करते हैं हम, जब कोई एपिडेमिक फैलता है किसी रीजन में, स्पेशली किसके कारण, बैक्टीरिया के कारण। Digest is used to indicate that the only
that only the chlorine treatment and no other treatment is given to has been given to the raw water। उसको हम क्या बोलते हैं, अगर हम खाली क्लोरीन ही पानी में मिलाएंगे, ना हम सेडिमेंटेशन करेंगे, ना कोगुलेशन फ्लोकुलेशन, ना सेकेंडरी सेडिमेंटेशन, ना हम फिल्ट्रेशन करेंगे, उसको हम बोलते हैं प्लेन क्लोरीनेशन। एंड कब करते हैं प्लेन क्लोरीनेशन? जब इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी सिचुएशंस, वार ब्रेक डाउन हुआ, किसी कंट्री में वार स्टार्ट हुआ, वहाँ पे कोई भी आदमी बाहर नहीं जा सकता है, सो उस कंडीशन में हम सिर्फ क्लोरीनेशन करते हैं, उसको बोलते हैं प्लेन क्लोरीनेशन। प्रीक्लोरीनेशन, प्रीक्लोरीनेशन इम्प्रूव कोगुलेशन, बिल्कुल कोगुलेशन को इम्प्रूव करता है, इसलिए हम स्क्रीनिंग के बाद ही जब हम प्रीक्लोरीनेशन करेंगे, सेडिमेंटेशन से पहले, प्राइमरी सेडिमेंटेशन से पहले, इससे क्या होगा, कोगुलेशन को इम्प्रूव करेगा, ऑर्डर्स को रिड्यूस करेगा, टेस्ट को रिड्यूस करेगा। सो ऑल ऑफ दीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड। एंड इन चीज़ों को आप थोड़ा टेक्निकली सोचें, जब भी आप क्वेश्चन को आंसर करें थोड़ा टेक्निकली आंसर करें, क्योंकि आप हो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से, बट जब भी, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है आपको टेक्निकली यहाँ पे सोचना होगा। सो कभी कभार आपको ऐसे भी क्वेश्चन दिए जाएंगे जो मैंने नहीं पढ़ाए होंगे, सो इनको आप लॉजिकली आंसर करो या फिर टेक्निकली आंसर करो कि हमें क्यों नीड पड़ी प्रीक्लोरीनेशन करने की पहले। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड टू डिटरमाइन रेसिडुअल क्लोरीन इन वाटर सप्लाई। कौन सा यहाँ पे कंपाउंड है जो जिसका हम यूज़ नहीं करते हैं? आर्थोलोडीन का हम करते हैं, स्टार्च आयोडाइड का करते हैं, डीपीडी का करते हैं, क्लोरोटेक्स का करते हैं, 4 का हम करते हैं, जियोलाइट हम बिल्कुल, जियोलाइट बेसिकली हम हार्डनेस वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, नलगुंडा मेथड या फिर नलगुंडा टेक्निक ऑफ वाटर ट्रीटमेंट इज यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ, किसके लिए? फ्लोराइड कंटेंट के लिए। एंड मैंने आपको बताया था नलगुंडा कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, जनरली रूरल एरियाज़ में, एंड इसको एज ए हम मिनी ट्रीटमेंट प्लांट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कलर हो गया, टेस्ट हो गया, या फिर ऑर्डर हो गया, टर्बिडिटी हो गई, बैक्टीरिया हो गया, सबको ये रिमूव करता है, पढ़ाया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट, कोगुलेशन फ्लोकुलेशन विथ अलम इज परफॉर्मर। कोगुलेशन फ्लोकुलेशन विथ अलम कब हम करेंगे? बिफोर स्क्रीनिंग? अरे नहीं। आफ्टर रैपिड सैंड फिल्टर? अरे फिर क्यों नीड है इसकी, तब तो करना ही नहीं है। बिफोर रैपिड सैंड फिल्टर, बिल्कुल। कोगुलेशन फ्लोकुलेशन विथ अलम हम करते हैं फिल्ट्रेशन से पहले। अब फिल्ट्रेशन में हमारे पास स्लो सैंड फिल्टर हो सकता है या फिर रैपिड सैंड फिल्टर, सो फिल्ट्रेशन से पहले करेंगे, यानी कि बिफोर रैपिड सैंड फिल्टर। 36, द पर्पस ऑफ रिकार्बोनेशन बताया है आपको। रिकार्बोनेशन हम कब करते हैं? मैंने आपको जब लाइम सोडा प्रोसेस बढ़ाया था वहाँ पे मैंने आपको बोला था कि रिकार्बोनेशन की नीड पड़ती है। लाइम सोडा बताया था, लाइम पहले फिर सोडा यूज़ करेंगे। अब रिकार्बोनेशन हम क्यों करेंगे? आपको पता है कि इसमें बेसिकली हो क्या रहा था, हमारे पास जो इनसॉल्युबल जो हमारे पास इनसॉल्युबल कार्बोनेट होता है रिकार्बोनेशन में, क्योंकि इनसॉल्युबल कार्बोनेट किस में होगा? पानी में। सो इसके साथ हम क्या करते हैं? CO2, यानी कि हम रिकार्बोनेशन करते हैं, CO2 ऐड करेंगे, एंड इस इनसॉल्युबल कार्बोनेट को हम बेसिकली सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, सॉल्युबल बाइकार्बोनेट में। समझिएगा, सॉल्युबल कार्बोनेट नहीं, वहाँ पे समझाया हुआ है, सॉल्युबल बाइकार्बोनेट में ये कन्वर्ट होगा, मेन इज सॉल्युबल। सो अगर आप ऑप्शन देखोगे, रिमूवल ऑफ एक्सेस सोडा नहीं, रिमूवल ऑफ नॉन हार्डनेस नहीं, रिकवरी ऑफ लाइम नहीं, कन्वर्जन ऑफ प्रिसिपिटेट्स टू सोलेबल फॉर्म, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे पास जो इनसोलेबल कार्बोनेट होता है ये प्रिसिपिटेट की फॉर्म में होता है, पाउडर फॉर्म या फिर सॉलिड फॉर्म, हम चाहते हैं कि ये पानी के साथ डिजॉल्व हो जाए, इनकी सोलेबल बने। सो इसलिए हम रिकार्बोनेशन करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास जो इनसोलेबल कार्बोनेट वहाँ पे मैंने आपको समझाया था, इट इज़ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। एंड जब हम इसको वाटर, क्योंकि ये ऑलरेडी वाटर में होगा, फिर जब CO2 हम यहाँ पे एडअप करेंगे, यहाँ पे क्या बनेगा? सोलेबल बाइकार्बोनेट बनेगा। कौन सा सोल्युबल बाइकार्बोनेट बनेगा? CaHCO3 होल ट्वाइस, अगर आपको याद होगा। सो ऑप्शन डी। व्हेन क्लोरीन इज डिजॉल्व्ड इन वाटर इट रिएक्ट्स टू फॉर्म हाइपोक्लोरिक एसिड। देखा था हमने, जब क्लोरीन किसके साथ मिलेगा? वाटर के साथ, ये बनाएगा HOCl एंड साथ ही में OCl नेगेटिव, हाइपोक्लोराइड आयन, एंड हाइपोक्लोराइड आयन दिस इज हाइपोक्लोरिक एसिड। एट pH लेस देन 5 क्लोरीन एग्जिस्ट्स इन वाटर एज एलिमेंटल या फिर मोलिकुलर क्लोरीन या फिर फ्री, क्योंकि ये बेसिकली रिएक्ट नहीं करेगा। सो हमने देखा pH कितना होना चाहिए क्लोरीनेशन के लिए? इट शुड भी 5 to 7 हमारे पास। अगर 5 के बिलो होगा क्लोरीन पानी में ऐड नहीं होगा, एंड वो रहेगा एज Cl2, यानी कि एलिमेंटल या फिर मोलिकुलर क्लोरीन की फॉर्म में रहेगा।
द लेंथ ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक शुड बी एट लीस्ट डैश डैश दी ब्रेडथ ऑफ टैंक। सो लेंथ जो होनी चाहिए वो एट लीस्ट होनी चाहिए 4 टाइम्स ब्रेडथ या फिर ब्रेडथ, यहाँ पे 4 टाइम्स सब दिखाया है, स्पेशली रेक्टेंगुलर टैंक में। द कैपेसिटी ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक इज कैलकुलेटेड बाय, कैपेसिटी अगर हमें निकालनी है सेडिमेंटेशन टैंक की, कैसे हम निकालेंगे? डिटेंशन पीरियड, ओवरफ्लो रेट, यहाँ तक तो ठीक है। शेप ऑफ टैंक, इनलेट नहीं, शेप इनलेट का कोई भी लेना देना नहीं है कैपेसिटी के साथ। कैपेसिटी मतलब कितना डिस्चार्ज ये स्टोर कर पाएगी या फिर कितना डिस्चार्ज आएगा, कितना जाएगा। डिटेंशन पीरियड एंड ओवरफ्लो रेट, बिल्कुल डिटेंशन पीरियड जो टी हमारे पास है, जो कि मैंने आपको बोला कि डिटेंशन टाइम हमारे पास कितना होना चाहिए टी, एंड दिस इज बेसिकली वॉल्यूम अपॉन जो डिटेंशन टाइम हमारे पास होता है, इट इज़ बेसिकली वॉल्यूम अपॉन डिस्चार्ज क्यू, एंड सरफेस ओवरफ्लो रेट ऑलरेडी आपको पता है, डिस्चार्ज अपॉन सरफेस एरिया मतलब बी इंटू एल। ये दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं जो कि कैपेसिटी को डिटरमाइन करते हैं। शेप वगैरह इनलेट अरेंजमेंट इनका कोई लेना देना कैपेसिटी के साथ नहीं होता है, बट शेप या फिर इनलेट आउटलेट ये इफेक्ट करते हैं सेडिमेंटेशन को, बट कैपेसिटी के साथ इनका लेना देना नहीं है। 40 इन स्टोक्स लॉ द टर्मिनल वेलोसिटी या फिर सेटलिंग वेलोसिटी इज डैश डैश प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ पार्टिकल। सो हमने देखा था वी टी हमारे पास होता है g-1 GD² अपॉन 18 न्यू, वी नहीं है, दिस इज न्यू यानी कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी। सो स्क्वायर ऑफ रेडियस इनवर्स स्क्वायर ऑफ रेडियस, सो रेडियस की ये बेसिकली बात कर रहे हैं। नाउ हमको पता है कि जो डाया होता है इट इज़ प्रपोर्शनल टू रेडियस, देयरफॉर डाया जो हमारे पास होता है इट इज़ प्रपोर्शनल टू रेडियस, क्योंकि डाया बस 2 टाइम्स हमारे पास रेडियस होता है, बाकी डाया इज प्रपोर्शनल टू रेडियस। देयरफॉर अगर डाया है प्रपोर्शनल टू रेडियस, वी टी जो है इट इज प्रपोर्शनल टू डी स्क्वायर। देयरफॉर मैं बोलूंगा अगर डाया प्रपोर्शनल टू रेडियस होता है, देयरफॉर वी टी जो होगा इट विल बी प्रपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर, सो प्रपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ पार्टिकल। समझ में आया होगा। अलम इज फाउंड टू बी इफेक्टिव व्हेन पीएच ऑफ वाटर इज कितना 6.5 टू 8.5। इस पीएच में अलम काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। The process of passing the settled water through the beds of granular material is termed as, इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? जब हम सेटल्ड वाटर को ग्रैनुलर मटेरियल, ग्रैनुलर मतलब सैंड हो गया, नीचे हमारे पास ग्रेवल हो गया, सो इसको हम फिल्ट्रेशन बोलते हैं। रिमूवल ऑफ वेरी फाइन एंड लाइट कोलाइडल, देखिए वेरी फाइन और लाइट कोलाइडल इम्प्योरिटीज लाइक जेल्स, इमल्शंस, किससे हम रिमूव करते हैं? किससे हम रिमूव करते हैं? कोगुलेशन से हम रिमूव करते हैं। अगर जेली चीज़ें होंगी, इमल्सिव चीज़ें होंगी एंड वेरी फाइन होंगे, सो इनको हम बेसिकली कोगुलेशन से रिमूव करते हैं। फिल्ट्रेशन में हम करते हैं वेरी वेरी फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं, वो बेसिकली जेली या फिर इमल्सिव टाइप नहीं होते हैं। रिमूवल ऑफ एक्सेस आयरन फ्रॉम पब्लिक वाटर सप्लाई इज यूजुअली डन बाय, एक्सेस आयरन अगर आपको पब्लिक वाटर से बाहर निकालना है, कैसे निकालोगे? एरिएशन, कोगुलेशन, प्रिसिपिटेशन, आयरन एक्सचेंज। एरिएशन से पता है आयरन हमारे पास मिनरल है, आयरन मैग्नीज, कैसे हम निकालते हैं? एरिएशन से। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट प्रोसेस आर नेसेसरी फॉर रिमूविंग सस्पेंडेड सॉलिड, अगर हमें सस्पेंडेड, डिसॉल्व्ड की बात नहीं हो रही है, सस्पेंडेड की फ्रॉम वाटर। कोगुलेशन बिल्कुल सस्पेंडेड की बात कर रहा है, सो फ्लोकुलेशन अगेन सस्पेंडेड सॉलिड ही बाहर निकलते हैं, सेडिमेंटेशन से अगेन सस्पेंडेड, सो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन। द एरिएशन ऑफ वाटर इज डन फॉर द रिमूवल ऑफ, एरिएशन हम क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं? एरिएशन बताइए, ताकि हमें क्या रिमूव करना है? टर्बिडिटी, कलर, हार्डनेस, डिसॉल्व्ड गैस। एरिएशन हम करते हैं डिसॉल्व्ड गैस को निकालने के लिए, एक तो डिसॉल्व्ड मिनरल्स लाइक आयरन मैग्नीज, फिर डिसॉल्व्ड गैस लाइक CO2, H2S हमारे पास NH3, इनको बाहर निकालने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मेजर्ड, देखिए एरिएटर से हम क्या करते हैं? एक्सेस CO2 एंड H2S बाहर निकालते हैं, बिल्कुल, यानी कि एरिएशन में। रैपिड सैंड फिल्टर सस्पेंडेड पार्टिकल्स को हम निकालते हैं, बिल्कुल सस्पेंडेड पार्टिकल जो कि वेरी फाइन होते हैं। सेडिमेंटेशन टैंक सेटलेबल एंड कोलाइडल पार्टिकल्स को हम बाहर निकालेंगे। स्लो सैंड फिल्टर नहीं, हार्डनेस तो इसका काम ही नहीं है। स्लो सैंड फिल्टर अगेन आप लिखोगे जैसे सस्पेंडेड मैटर हमारे पास रिमूव हो रहा है रैपिड सैंड फिल्टर में, स्लो सैंड फिल्टर में भी सस्पेंडेड मैटर ही हम बाहर निकालते हैं या फिर थोड़ा बहुत कोलाइडल मैटर। सो हार्डनेस इज नॉट द राइट ऑप्शन। 48 द अलम एडेड एज कोगुलेंट इन वाटर ट्रीटमेंट फंक्शन इज बेटर विन द रॉ वाटर हैज, सो हमेशा आपको याद रखना है, वहाँ पे मैंने आपको लिखाया भी, अलम जो हमारे पास होता है अल्युमिनियम सल्फेट कब बेटर रिएक्ट करता है? जब हमारे पास जो पानी होगा
वो अल्कलाइन होगा प्लस उसमें हाई टर्बिडिटी होगी, हाई टर्बिडिटी होगी, तब बेसिकली हमारे पास अलम इफेक्टिव होता है। एंड आपको याद होगा जब हम अलम पानी में ऐड करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या होता है। एक तो वहाँ पे हार्डनेस बढ़ती है, हार्डनेस इंक्रीज हो जाती है, हार्डनेस, साथ ही में जो पीएच है वो डिक्रीज होता है, मतलब एसिडिटी बढ़ जाती है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हार्डनेस बढ़ जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है, या फिर पीएच घट जाता है। सो अगर हमारे पास अब अल्कलिनिटी नहीं होगी, ये भी मैंने आपको बोला था, कोगुलेशन एड, सिलिका, सैंड, एक्टिवेटेड कार्बन, ये सब चीज़ें हम लाते हैं। सो अल्कलाइन एंड हाई टर्बिडिटी हमारे पास होनी चाहिए। नेक्स्ट नंबर 49, ब्रेक पॉइंट इज द ब्रेक पॉइंट। देखिए पहले ब्रेक पॉइंट लिखा है, फिर इन ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन कर्व इज अ पॉइंट फॉर विच रेजिडुअल क्लोरीन फॉर अप्लाइड डोज ऑफ क्लोरीन इज। सो आपको याद होगा कर्व कुछ इस प्रकार से हमने बनाया था, ये रेजिडुअल क्लोरीन था, ये अप्लाइड क्लोरीन था हमारे पास, एंड कर्व हमारा ऐसे निकला था। अगर पहले आयरन मैग्नीज डिसॉल्व्ड गैस वगैरह होंगे तब कर्व फ्लैट जाएगा, अगर ये नहीं होंगे फिर अदरवाइज डायरेक्ट यहाँ से जाएगा, अगर अमोनिया ही होगा। अब अगर अमोनिया होगा फिर पहले क्लोरोअमाइन्स फॉर्म होंगे, फिर क्लोरोअमाइन्स की डिस्ट्रक्शन होगी, एंड एक टाइम तक सारा क्लोरीन जो हमारे पास है वो यूटिलाइज हुआ होगा, फिर हमारा कर्व ऐसे जाएगा, फिर हमारा कर्व ऐसे जाएगा। एंड ये जो ऐसे कर्व जा रहा है ये किसको इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो पर्पस था क्लोरीनेशन का वो फुलफिल हो गया है। अब जितना भी क्लोरीन हम दे रहे हैं वो पानी के साथ डिसॉल्व नहीं हो रहा है, या फिर पानी में डिसॉल्व नहीं हो रहा है, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीडाइज नहीं कर रहा है। सो ब्रेक पॉइंट इसी को डिनोट कर रहा है कि अब यहाँ से जितना भी क्लोरीन हम मिलाएंगे वो हमें एज फ्री अवेलेबल क्लोरीन होगा, या फिर एज रेजिड्यू, यानी कि वो बेसिकली अब डिसॉल्व नहीं होगा। सो इन दिस स्टेज व्हेन क्लोरीन ऑफ वाटर शुड बी स्टॉप्ड, यानी कि इसका मतलब है कि अब हमें क्लोरीनेशन को बंद करना चाहिए, क्योंकि क्लोरीनेशन हमने दिया था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए। इस पॉइंट तक सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल होते हैं। अब यहाँ से जितना भी क्लोरीन हम ऐड करेंगे वो एज ए रेजिड्यू या फिर फ्री क्लोरीन हमारा होगा, या फिर आप सिंपली बोलिए वो मॉलिक्यूलर क्लोरीन अब रहेगा। नेक्स्ट, ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन इज द डैश डैश पॉइंट एट विच, देखिए पहला ही ऑप्शन, पॉइंट एट विच द डिसइंफेक्शन डिमांड हैज़ बीन मेट। अभी जो मैं आपको बोल रहा था, यहाँ पे हमारी डिमांड जो है, हमारी डिमांड क्या है, क्लोरीनेशन क्यों हम करेंगे, बैक्टीरिया को किल करने के लिए। यहाँ पे इस पॉइंट पे, ब्रेक डाउन पॉइंट पे हमारे सारे बैक्टीरिया किल होते हैं। अब हमारी जो डिमांड है वो फिल हो चुकी है। अब जितना भी क्लोरीन हम डालेंगे वो एज ए फ्री क्लोरीन या फिर क्लोरीन रेजिड्यू की तरह काम करेगा, यानी कि वो पानी में नहीं मिलेगा। या फिर यहाँ पे भी आपने ऑप्शन देखा दैट इज़ इन दिस स्टेज, यानी कि इसका मतलब है अब हमें क्लोरीनेशन स्टॉप करनी चाहिए, ऐसा भी आपके पास ऑप्शन दिया जा सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सेशन एंड होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे। और ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, सारे पॉसिबल कराना नहीं है। जो मेरे पास बुक है उसमें ऑलमोस्ट एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के ही 3000 क्वेश्चंस हैं, एंड इस चैप्टर के ही ऑलमोस्ट 400-500 क्वेश्चंस हैं, किसके, रॉ वाटर ट्रीटमेंट के। सो आप समझ सकते हैं, बट ओवरऑल इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे। बाकी क्वेश्चंस में घुमा फिरा कर चीज़ें होंगी, बट जो बेसिक नॉलेज है वो यही है जितना आपको मैंने पढ़ा है। आप ढंग से रिविजन करिए एंड ढेर सारे रिविजन करिए डेली बेस में, एंड उसके बाद ढेर सारे ऑब्जेक्टिव्स करिए, डेफिनेटली आपकी सिलेक्शन होगी। थैंक यू ऑल।